शपथ पत्र दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, कापुल कल्पित कल्पना, इसलिए भगवान राम का मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और माननीय प्रधान संयोग है कि माननीय नरेंद्र जी मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस कारण से तुरंत ही भगवान राम का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम की उनकी जन्मभूमि पर बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई कि हम राम भक्तों। और देखिए, प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता चुनावी रण में उतर चुके हैं। रविवार को मरुधरा में बीजेपी की कई बड़ी रैलियां हुई। राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर चुनावी प्रचार किया। मरुधरा के सियासी संग्राम पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए। स्वागत है हमारे कानून मंत्री और अभी राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के दिग्गजों की एंट्री हो गई है। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिग्गज नेता राजनाथ सिंह भी प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार के दिन दोनों नेताओं ने जमकर प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने झुंझुनू और बीकानेर में हुंकार भरी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर और सीकर में जनसभा को संबोधित किया। देश आज आगे बढ़ रहा है दुनिया में मोदी जी के कानून। दोनों नेताओं के निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने कानून और व्यवस्था को किस तरीके से राजनाथ की जुबान पर फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा और कांग्रेस की बड़ी पराजय होने की बात कही। साथ ही कांग्रेस को करप्शन की जननी भी बताया। क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूसरे के लिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, साथ ही अपनी बड़ी जीत का दावा भी किया। वहीं राजनाथ सिंह ने झुंझुनू में बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के जीतने की बात कही। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन का गहरा रिश्ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत भी बड़ी है। दुनिया भी मान रही है कि 2/3 बहुमत के साथ एनडीए सरकार फिर से बनेगी और नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को कैसे चलाया जा सकता है, ये बीजेपी ने बताया है। अरे करप्शन कहेगा कांग्रेस से, तू चल सरकार बना, मैं आई तुम्हारे में साथ हूं। यह हालत हो गई है। जब जब इनकी सरकार बनती है तब तब करप्शन बढ़ता है। लेकिन हमारी सरकार 10 वर्षों से बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी के पास है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है मेरे बहनों भाई। मुख्यमंत्री बने। राजनाथ सिंह ने बीजेपी सरकार के आगे का रोड मैप भी बताया और पिछले 10 सालों का हिसाब किताब भी दिया। पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये पिछले जो 10 वर्ष रहे हैं वह स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। यह जो मैं कह रहा हूं एग्जैगरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है। और भारत की सफलता को लेकर सारे देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है। जब राजनाथ सिंह कांग्रेस पर इतने हमलावर थे तो योगी आदित्यनाथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। वैसे भी राजस्थान में योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैली की बड़ी डिमांड होती रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में यूपी के सीएम ने जबरदस्त जोश भी भर दिया। निशाने पर तो कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा अपनी बड़ी जीत का भी किया और लोगों को याद दिलाया कि 2014 से पहले देश की परिस्थिति क्या थी और इन 10 सालों में देश कैसे बदल गया। यही वोट जब गलत पार्टी को जाता था तो देश में आतंकवाद पनपता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे,
बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। लेकिन यही वोट जब सही हाथों में गया, सही जगह गया, सही पार्टी को गया, तो उत्तर प्रदेश में तो लोग दंगा करना ही भूल गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर और सीकर की रैली में बीजेपी की जीत का दावा तो किया ही, साथ ही कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। सीकर में तो बीजेपी का मुकाबला लेफ्ट से है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेफ्ट के साथ कांग्रेस को भी लपेटा और बताया कि कैसे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस को स्वयं में समस्या है, एक समस्या है, देश की समस्या कांग्रेस, और इसलिए समस्या का समाधान नहीं बल्कि देश को समस्याएं देती रही हो। मोदी जी ने समाधान दिया, आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम भी हो गया, हो गया ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। मरुधरा में शुरुआती 2 चरणों में चुनाव होंगे। अभी 10 दिनों का प्रचार और बचा है। ऐसे में अन्य दिग्गज नेता भी आपको रेगिस्तान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की रैली भी राजस्थान में होगी। आने वाले दिन में राजस्थान की सियासत और दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जब ये देश आज आगे बढ़ रहा है, दुनिया में मोदी जी के कारण भारत का। और शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़े मामला अपने दर्शकों को बता दें कि अजमेर से बड़ी खबर ये कि शिक्षा भर्ती परीक्षा मामले में एक और मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है। बांसवाड़ा के राकेश ने अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बिठाया था। आरपीएससी में 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत मिली थी। पुलिस ने इससे पहले कैलाश जांगू को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों से गहनता से पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है। 2 मूल अभ्यर्थियों की भी पुलिस को तलाश है। कैलाश ने बताया कि 2 लाख में डमी कैंडिडेट बैठाया गया था। अलग अलग भर्ती में अब तक 11 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। आरपीएससी लगातार फर्जी भर्ती मामले में कार्रवाई कर रहा है, बड़ा एक्शन ले रहा है और इस मामले में एसओजी की ओर से बड़ी जांच की जा रही है। एक और बड़ा एक्शन अपने दर्शकों को बता दें कि अजमेर में देखने को मिला है, जहां पर एक और मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई। बांसवाड़ा के राकेश ने अपने स्थान पर दरअसल डमी कैंडिडेट बैठाया था। आरपीएससी में 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत मिली, उसी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। पुलिस ने इससे पहले कैलाश जांगू को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से अब जबरदस्त पूछताछ कर रही है एसओजी की टीम और माना जा रहा है कि इनके जरिए और भी डमी कैंडिडेट्स तक एसओजी की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात एक बार फिर पॉलिटिकल खबरों की करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार, तूफानी प्रचार लगातार जारी है। आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अपना चुनावी अभियान को उधार देंगे। दोपहर में वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली करेंगे और फिर शाम को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी को जिताने के लिए निकलेंगे। बीते 2 दिन में पीएम ने यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल जैसे 5 राज्यों में लगातार बड़ी रैलियां की, लगातार बड़े रोड शो किए हैं और अब वो आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अपना कदम रखने वाले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एनआईए की टीम पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल पूर्व मेदिनीपुर में भूपति नगर में एनआईए टीम कार्रवाई करने के लिए गई थी और इसी दौरान उन पर हमला हुआ। हालांकि एनआईए ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि हमने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, भीड़ ने बिना बताए हम पर हमला कर दिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। पीएम ने शहीदों की कुर्बानी का जिक्र कर 2024 के इस रण का रुख कर दिया और खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला और इसी बात पर अब ज्यादा बवाल हो गया है। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा अंदाज बहुत कम दिखता है जब वो रॉ में हो, भाषण में रोष हो, जुबान पर तलखी हो, भ्रिकुटी भी तनी हो। लेकिन मोदी का ये रूप तब जरूर दिखता है जब बात राष्ट्र की हो, बात कश्मीर की हो, बात 370 की हो।
बिहार के नवादा में मोदी ने शहीदों के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? 370 पर फिसली जुबान, मच गया घमासान। मोदी के निशाने पर टुकड़े टुकड़े गैंग। मोदी की गारंटी पर डाउट मना है। कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजाद रखने की मोदी की गारंटी पर संदेह जताना कांग्रेस अध्यक्ष को बहुत भारी पड़ रहा है। उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। खारगे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। अब उस आर्टिकल की जानकारी भी आपको देते हैं जो गलती से खारगे की जुबान पर आया। संविधान में आर्टिकल 371 के क्या प्रावधान है, इसे भी जानिए। अनुच्छेद 371 और इसके क्लॉज विशिष्ट राज्यों को विशेष प्रावधान देते हैं। जब देश का संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 370 और 371 दोनों इसका हिस्सा थे। 370 जहां जम्मू कश्मीर के लिए था, वहीं आर्टिकल 371 तब के बॉम्बे और आज के महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए था। आर्टिकल 371 में ही 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H और 371J शामिल है। ये सभी अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। अनुच्छेद 370 और 371 के कंफ्यूजन को दूर करने के साथ ही ये भी जान लीजिए कि 371 से किस राज्य को क्या विशेष प्रावधान मिलता है। संविधान जब लागू हुआ तो अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ क्षेत्रों के समग्र विकास और सरकारी खर्च की जरूरत का आकलन करने के लिए विकास बोर्ड के निर्माण की आवश्यकता थी। अनुच्छेद 371 ने महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान दिए। अनुच्छेद 371 के तहत अन्य राज्यों से संबंधित क्लॉज को बाद में संशोधनों के जरिए शामिल किया गया। अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड से संबंधित प्रावधान शामिल है, जिससे संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो नागाओं की सामाजिक, धार्मिक या प्रथागत कानूनी प्रथाओं या राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि के हस्तांतरण और स्वामित्व को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 371G के तहत मिजोरम और मिजोरम वासियों को भी इसी तरह की सुविधा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 371B और C में असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के निर्माण की अनुमति देते हैं। इन समितियों में क्रमशः आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सिक्किम विधानसभा में अनुच्छेद 371F के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान भी पेश किए गए हैं। बता दें कि नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश,
371H और गोवा 371I के लिए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान इनमें से प्रत्येक राज्य के आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आने के तुरंत बाद पेश किए गए थे। 370 और 371 में बहुत बड़ा फर्क है। 370 कश्मीर के लिए कांटे की तरह था। आर्टिकल 370 के खात्मे की दरकार लंबे अरसे से थी, जिसे 5 अगस्त 2018 को मोदी सरकार ने जड़ से उखाड़ फेंका है। और सुकमा से अगली खबर है, जहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। किस्टाराम क्षेत्र से विस्फोटक बरामद हुआ। टोड़ा रका और डब्बा मार्ग का इलाके से बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। आईईडी और बीजीएल डेटोनेटर हथियार भी बरामद हुए हैं। विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद हुआ है और ये जखीरा आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। जाहिर तौर पर यह बड़ा एक्शन सुरक्षा बलों की तरफ से, बड़ी कार्रवाई। आईईडी, बीजीएल और डेटोनेटर के साथ हाईटेक हथियार बरामद हुए हैं। सुकमा से बड़ी खबर है, जहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। किस्टाराम क्षेत्र से विस्फोटक की बरामदगी हुई। इसके साथ हाईटेक हथियार, आईईडी और बीजीएल के साथ डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों का यह बड़ा एक्शन और बड़ी सफलता। एक बार फिर रुक करते राजस्थान की खबरों का। खबर डूंगरपुर से है, जहां पर 84 थाना पुलिस ने गुजरात रोडवेज बस में सफर करे 2 युवकों से 3 लाख की बड़ी नकदी जब्त की है। दोनों युवक कैश के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक जोथरी में नाकेबंदी के दौरान गुजरात रोडवेज की बस को रुकवाया गया था। रोडवेज बस में चेकिंग के दौरान 2 युवक पुलिस को देखकर छिपने की कोशिश करने लगे, जिस पर पुलिस को शक हुआ। तलाशी ली गई और एक युवक के पास से कपड़े में थैली में ये 3 लाख से ज्यादा की राशि मिली है, जो कि कपड़े की थैली में रखी गई थी। देखते हुए मन थाना अधिकारी में जाप्ता द्वारा जोत्री बस स्टैंड पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के अंदर डूंगरपुर से आने वाला वाहन और चिमलवाड़ा से आने वाले वाहनों को लगातार चेक किया जा रहा था। दौरान चेकिंग संतरामपुर से डूंगरपुर जाने वाले रोडवेज को चेक किया गया तो रोडवेज के अंदर 2 व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुए, जिनको नीचे उतारा। उनका नाम पता पूछा गया तो एक व्यक्ति का नाम नरेश और दूसरे का नाम प्रताप है, जो दोनों ही कनबा थाना धम्बोला के रहने वाले हैं। उनके पास से हमें 3 लाख रुपए की राशि बरामद हुई है, और जिसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। राशि को हमने जब्त कर लिया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। कोटपुतली के नीमराना में देर रात 20 बीघा सरसों की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से फसल के नुकसान के मुआवजे की मांग की है। तो कोटपुतली में आग के तांडव की तस्वीरें आपको देख रहे हैं। ये 20 बीघा की जमीन पर जो फसल उगाई गई थी वो अब जलकर राख हो चुकी है। एक बड़ा नुकसान किसानों का, लिहाजा वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।